हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। 21 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट दिल्ली के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको आप आज ज़रूर पूरा करेंगे। तो इस क्लास में हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज हैं उनके साथ जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रीवियस क्वेश्चन है कि शक्ति नारी समृद्धि दिल्ली ये कार्यक्रम किसने आयोजित किया था हाल ही में। तो ये प्रीवियस का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, तो उसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो अब वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर राज्य कौन सा बना है। तो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना है, इसका मतलब क्या है कि अब इससे पहले कोई दूसरा और राज्य था, लेकिन अभी उसने उस राज्य को हटा के वो राज्य अभी हाईएस्ट जो टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब दूसरे देशों में निर्यात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो इससे पहले कौन था? इससे पहले था गुजरात, और गुजरात को अभी सरपास करके किसने हासिल कर लिया है? तमिलनाडु अभी भारत का सबसे बड़ा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, मतलब जो वस्त्र सबसे ज्यादा बाहर दूसरे देशों में भेजा जाने वाला कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु, ठीक है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो पहले 6193 डॉलर के आसपास मिलियन मिलियन डॉलर के आसपास तमिलनाडु निर्यात करता था, लेकिन अभी वर्तमान में तमिलनाडु लगभग 8,000 मिलियन डॉलर के पास, मतलब 8 बिलियन डॉलर के पास निर्यात करता है। और जो भारत के शीर्ष जो कपड़ा निर्यातक है, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को अभी पीछे छोड़ के, फर्स्ट नंबर पे कौन? तमिलनाडु, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे कौन सा आ गया आपका? महाराष्ट्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो राज्यभर रैंकिंग की बात करें, लगभग 21 या 22% के आसपास हिस्सेदारी ओनली किसकी है? तमिलनाडु की है। बाकी गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे नंबर पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही मुख्य प्रमुख जो कारक था, या जो तमिलनाडु को आगे जाने का मुख्य कारण था, इसमें मूल्य वर्धित उत्पाद थे। जो उत्पाद थे उनकी थोड़ी रेट्स बढ़ाई गई, मजबूत आपूर्ति लाइन, मतलब किस तरह से हम लगातार दूसरे देशों को उसकी डिमांड को पूर्ति करता रहना, और उसके अलावा जो कुशल कार्यबल होता है, वो जब स्किल्ड लेबर फोर्स होता है, उस ये सारी चीजें मिला के जो पीएम मित्र योजना भी थी, इन सब का सहयोग से अभी तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के आगे आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूरा समझ पाए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आपके एग्जाम आएंगे कि ये कौन सा अभी हाल ही में ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट बना, तो आपका आंसर तमिलनाडु होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिलीफ स्कीम 2026 किस मिशन के अंतर्गत लॉन्च की गई। तो अभी तो हाल ही में आपको पता है रिलीफ, आपको पता होगा, इसको फोटो से देख के आपको अनुमान लग गया होगा कि रिलीफ स्कीम किसके लिए। तो रिलीफ की फुल फॉर्म होती है रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन फॉर, जो एक्सपोर्ट होता है उसको फैसिलिटेट किस तरह कर सकता है। तो ये पूरा मुद्दा कि आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच में और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो जिससे जो हॉर्मुज है वो अभी हाल ही में ब्लॉक हो रखी है, ठीक है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ब्लॉक हो रखी है। उससे क्या हो रहा है, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, मतलब दूसरे देशों में जाना था, वो अभी रुका हुआ है। तो इस जो भी अभी पता है आपके बहुत सारे लोग अपने इंडिया के लोग हैं, वो बाहर यूरोप में या और देशों में अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो रुका हुआ है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट क्या है, एक स्कीम लेके आई, रिलीफ स्कीम 2026। तो किसके लिए? जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोशन है, उसका लिए एक मिशन बनाया गया है, और इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर दिल्ली की जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो अंतर मंत्रालय समूह या इंटर जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है वो सब बनाए गए हैं, और जिससे ये डेली चर्चा रहेगी कि किस तरह से हम और ज्यादा इसको आसानी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके तहत क्या है कि जब 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक जो 100% जोखिम कवरेज है, जो पहले से बीमित शिपमेंट है और जिन शिपमेंट का बीमा हो रखा है, वो सारी चीजें इसमें करने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और 19 मार्च 2026 को अभी क्या हुआ था, जो रिलीफ योजना का प्रारंभ किया गया था। इससे क्या, जो फ्रेट लागत है, फ्रेट का मतलब होता है जो वो मतलब माल किसके थ्रू जाता है उसकी लागत बढ़ रही है, उसको हम ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। आपका जो भी शिपमेंट जा रहा है उसका बीमा होगा, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई भी बंदूक आके या मिसाइल आके गिर के आपका जो भी माल है वो खत्म हो सकता है। तो इसलिए बीमा जोखिम है, जो आपूर्ति श्रृंखला में देरी हो रही है निर्यातकों को बचाने के लिए भाई हाल ही में कौन सी स्कीम? रिलीफ की फुल फॉर्म होगी resilience and logistic intervention for एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ठीक है। तो जो निर्यातकों का जोखिम है उसको कवरेज करने और उनको सहायता देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी याद रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये अपने आप इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। 2028 में हम क्या, जो वर्ल्ड के जो इंडोर एथलेटिक्स, जितने एथलेटिक्स से रिलेटेड जो इंडोर्स में गेम होते हैं वो हम इंडिया में आयोजन करेंगे, और इससे ये दिखाएगा कि हम जो 2036 का जो हमारा ओलंपिक का विजन है उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस को भी बताता है कि हम तैयार हो रहे हैं
वर्ल्ड ऐसी कंट्री जहां हम सारी सुविधाएं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजन होगा, इसका सही आंसर रहेगा आपका भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में कहाँ पे, जो कलिंगा स्टेडियम है, आपको पता है कलिंगा स्टेडियम है फेमस किस लिए है। कलिंगा स्टेडियम आपको पता है, इससे पहले हॉकी के बहुत सारे गेम्स कलिंगा स्टेडियम पे होते थे और ये ओडिशा में है, ठीक है। तो यहाँ 2028 के जो वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप है उसका भी आयोजन करेगा, ठीक है। कौन, कलिंगा स्टेडियम। और ये कहाँ पे है आपका, भुवनेश्वर में। और इस पोलैंड की जो चैंपियनशिप है, इसका जो वर्ल्ड जो एथलेटिक्स संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपका पोलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन को ने अभी इसकी घोषणा की थी कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो इंडोर चैंपियनशिप है, वो भारत पहली बार इस चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे 2028 तक, उनमें पक्का ये हजारों बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन नजर आएगा। क्योंकि अपने आप में जितना एक वर्ल्ड कप आयोजन कराना होता है, उससे कई अच्छी जगह, मतलब अच्छी बात मानी जाती है कि एथलेटिक्स और जो ऐसे स्पोर्ट जो इंडिया में अभी उनकी इतनी मतलब डोमिनेंस नहीं है लेकिन उनका आयोजन यदि इंडिया कर रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रहा, इरुल जो जनजाति है वो किस राज्य में पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है उसके रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों आई थी, क्योंकि अभी इनका एक त्योहार मनाया गया था जिसके कारण ये जनजाति चर्चा में आई। और ये ट्राइबल ग्रुप्स आपने आज से पहले भी सुना होगा, इरुल जनजाति, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, लगभग तमिलनाडु में, जो आपका पता है जो रेंजेस हैं जो आपके अन्नामलाई है और उस रेंजों के आसपास ये इरुल जनजाति पाई जाती है। और ये मोस्टली इनका काम होता है जो मतलब ये स्नेक हंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जितने भी स्नेक हंटर से रिलेटेड उनका जहर निकालना, उनसे रिलेटेड ये बड़े बड़े सांपों को है ना मतलब आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये चर्चा में आया था। और ये कहाँ पे है आपका, इसका आंसर सही है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति है, इरुल ट्राइब और इरुल जनजाति है, ठीक है। तो ये जो नीलगिरी के पहाड़ है उसमें निवास करते हैं और ये विशेष रूप से कमजोर एक आदिवासी समूह जिसे पीबीटीजी कहा जाता है, इनका भी एक त्योहार मनाया गया था जिसका क्या था, मासी मगम। और ये सीधा क्वेश्चन आपके जो भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाएगा कि मासी मगम जो त्योहार है वो कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए इरुल जनजाति के द्वारा, ठीक है। और इसका सांस्कृतिक जुड़ाव देख सकते हो। और भाषा देवता, ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित एक इरुल जनजाति है। और ये कन्यामा या जैसे सर्प की देवी मानते हैं उसको ये पूजा करते हैं, ठीक है। और ये सांप पकड़ने का इनका और उनको विष, उससे विष निकालने का इनका पारंपरिक काम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इरुल जनजाति कहाँ पे है, तमिलनाडु। और इन्होंने कौन सा त्योहार मनाया, मासी मगम त्योहार। और हाल ही में चर्चा में रहा हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया किस स्थिति में इकोसिस्टम की सबसे अधिक देखी जा रही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, ये दो वर्ड हैं, हाइपर कैप्निक और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है जो ऑक्सीजन का कमी हो जाना, और हाइपर कैप्निक उसको बोलते हैं जब CO2 की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब ऑक्सीजन कम मिल रही है, CO2 ज्यादा, मतलब ये सारी चीजें किसके कारण से हो रही है, ये हो रही है जो आपको पता है अभी जिस तरह इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहा है या जो जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसके कारण ये सारी सिचुएशन हो रही है। और जो अभी मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो आपका उसमें ये चीजें देखिए, आपको पता है मैंग्रोव के जो वंश होते हैं वो सबसे ज्यादा O2 ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जो अभी लो टाइड आया था, जो लो टाइड है उसकी वजह से ये सिचुएशन बनती है, कौन सी, हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। हाइपर कैप्निक का मतलब होता है जो CO2 होती है उसकी मात्रा बढ़ जानी, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जानी, ठीक है। और ये मैंग्रोव साइटों में ये देखा गया था। और हाइपरकैप्निक्स जो हाइपोक्सिया, ये मतलब आप समझ गए होंगे पूरा कि कम लवणता वाले जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। और ये जो इससे क्या होगा, जो मछली का जो बहुत सारे लोग मछली निर्यात पे डिपेंड करते हैं, आप पता है मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सिचुएशन उनकी मौत हो जाएगी। और जो जिससे जो मत्स्य पालन है वो एक पूरी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ये सब चीजें किसके कारण से हो रही है, जलवायु परिवर्तन। और भारत में बात करें तो सुंदरवन हो गया, उसमें सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वंश है वो देखने को पाए जाते हैं, ठीक है। उच्च CO2 प्लस निम्न O2, जिससे क्या होता है मैंग्रोव होता है। और जो ये किस सिचुएशन में मेनली होता है, जब निम्न ज्वार होता है या मतलब जब लो टाइड आता है तो उसमें ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में जो IIT जोधपुर है उसका हैशटैग लैब है वो किस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज IIT जो जोधपुर ने अभी डिस्कवर की है। तो इसके अंदर क्या, हैशटैग के अंदर क्या है, तो इसमें मेनली क्या होता है कि आपको इस तरह से जो अभी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसका सही आंसर है
फ्लेक्सिबल सेमीकंडक्टर वीरेबल सेंसर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंसर क्या आएंगे, आप हाथ में पहन लोगे तो आपके जो भी ब्लड है, कब आपको कैंसर की क्या सिचुएशन है, ब्लड ब्लड मतलब आपका कब हाई हो रहा है, या बहुत सारी अभी हार्ट अटैक का जैसे आपको खतरा है, तो उसको ये पहले से ही सेंसराइज कर लेगा। तो ये अपने आप में हेल्थ केयर के जो सेक्टर है उसमें ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, ठीक है। तो हैशटैग का मतलब होता है ये हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टेक्नोलॉजी होता है, जिसको फुल फॉर्म है हैशटैग, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसमें जो OECTS है, मतलब जो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर होते हैं उनका विकास किया गया था, और जिससे सेमीकंडक्टर जो सेंसर होते हैं, जिससे आपके हृदय गति, जो मांसपेशियों की गतिविधि है, शरीर का तापमान है, त्वचा दाब है, वो निरंतर उसकी निगरानी कर सकता है और वो बहुत आसानी से उसको ट्रैक कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रहा होगा, और इससे जो भी आने वाले जो भी जितनी गंभीर बीमारियां हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये आईआईटी जोधपुर का एक बहुत अच्छा एक कमाल किया है, ठीक है। तो इसकी कौन सी लैब स्थापना की है, हैशटैग मतलब हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टेक्नोलॉजी लैब। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है पता है आपको, पता है वन नेशन वन इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक जेपीसी बनेगी, मतलब जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो बनेगी। उसको अभी कार्यकाल है ना अगले 1 साल के लिए उसके लिए बढ़ा दिया गया, जिसके कारण ये क्वेश्चन बना था। तो जेपीसी हम सामान्यतः 2:1 में होता है, मतलब 2:1 में दो होता है आपका लोकसभा के लिए, एक होता है आपका राज्यसभा के लिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा जनरली ऐसा माना जाता है कि 2:1 होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री। और जॉइंट पार्लियामेंट्री का क्या क्या काम होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जेपीसी का गठन आपको पता है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अभी संयुक्त संसदीय जो समिति होती है उसका गठन किया गया था, और ये सबसे पहले कब आया गया, 1993 में आया था, ठीक है। और 2026 में भी जेपीसी का जो कार्यकाल है उसका भी विस्तार कर दिया गया, अगले जो मानसून सत्र होगा 2026 का तब तक इनको बढ़ा दिया गया, ठीक है। और जो बात करें जो वन नेशन वन इलेक्शन है, जो रामनाथ कोविंद समिति है उसकी सिफारिशों पर इस जेपीसी का गठन किया गया, ठीक है। और पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उनकी अध्यक्ष वाली समिति की सिफारिश है, जिनकी जेपीसी द्वारा जांच की जा रही है। उनकी सिफारिश थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, और जब इस चीज जब बड़ा मुद्दा हो जाता है और जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा होता है तो उस पर जेपीसी का गठन किया जाता है, ठीक है। तो जेपीसी फिर अपने जो भी रिकमेंडेशन होती है, जो भी चीजें उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सारी चीजें करके फिर एक रिपोर्ट देती है, और फिर उसके आधार पर ये चूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और जेपीसी के बारे में शायद आपको पूरी सारी चीजें पता चली होगी, ठीक है। और हाल ही में एक चर्चा में रहा था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में कौन सा देश लगातार नौवीं बार शीर्ष स्थान पे रहा था। इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है फिनलैंड, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग 115वें स्थान के आसपास रहा था 2026 में। कौन से स्थान पे, 115वां, शायद मैं करेक्ट कर लूं मैं खुद को, हाँ 116वें स्थान पर, सॉरी 116वें स्थान पर भारत की रैंकिंग रही। तो इससे पहले 2025 में भारत की 118वीं रैंक थी, और 2024 में भारत की 126वीं रैंक थी, किसमें, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें। और अभी हाल ही में इसने एक और जारी किया था कि जो उच्च सोशल मीडिया के उपयोग से युवाओं का जो कल्याण हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, इसके कारण ये अभी चर्चा में आया था, ठीक है। और फिनलैंड लगातार 9वीं बार शीर्ष पे रहा, तो सोच सकते हैं वहां की हैप्पीनेस कितनी ज्यादा होगी। फिनलैंड के बाद आइसलैंड, आइसलैंड के बाद डेनमार्क बाद कोस्टारिका और स्वीडन का नंबर है, ठीक है। और इसका जो मूल्यांकन का जो कारक है वो मुख्यतः होता है जीडीपी प्रति व्यक्ति, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन कितना है वहां की स्वतंत्रता कितनी, उदारता कितनी, और जो भ्रष्टाचार धारणा है या भ्रष्टाचार सूचकांक कितना है, ये सारी चीजें 6 पैरामीटर से ये डिसाइड किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है जो ALMM फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत जो नई लिस्ट है, लिस्ट थर्ड में किसे शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया है इग्नोटेस एंड वेफर्स को, ठीक है। तो एक सोलर ऊर्जा से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क होता है जिसका अभी लिस्ट 3 आई है, तो उसमें किसको शामिल किया गया है, इंगोट्स एंड वेफर्स होते हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। और जो इंगोट्स और वेफर्स को अभी शामिल किया गया है। और ये जो ALMM ऑर्डर है तो ये MNRI द्वारा स्थापित किया गया, कब, 2019 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और जो लिस्ट फर्स्ट आई थी उसमें कौन थे, सौर पीवी के मॉडल थे, ठीक है, सूचीबद्ध मॉडल और निर्माता थे। और जो लिस्ट सेकंड थी उसमें सौर पीवी के जो सेल थे, ठीक है, सौर पीवी सेल थे। फर्स्ट लिस्ट में कौन थे, सौर पीवी मॉड्यूल। सेकंड लिस्ट में कौन थे, सौर पीवी के जो सेल थे। और जो थर्ड लिस्ट है इसमें किसको नामित किया गया, इंगोट्स एंड वेफर्स को नया अतिरिक्त। इससे ये होता है जब ये लिस्टें आ जाएगी तो जब भी जो भी सरकारी काम या जो भी रिलेटेड होगा तो ये ऐसे इसी इनके मॉडल्स को यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो और इससे ये होगा कि कौन कौन से मॉडल यूज करने का किसी भी स्कीम में, तो ये सौर जो विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें की गई है, ठीक है। और 2030 तक भारत का टारगेट कितना है, 500 गीगावाट हमें नवीकरणीय ऊर्जा को पैदा करना है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखें। हाल ही में चर्चा में रहा जो सत्यमंगला टाइगर रिजर्व किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपके देखने को मिलता है नीलगिरी और अन्नामुलाई, ठीक है। और कहाँ पे सत्यमंगला टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में देखा जाता है, और नीलगिरी और जो आपका अन्नामुलाई रेंजेज है उसके पास। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ अवैध रिजॉर्ट्स पर अभी कार्रवाई की गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में आया था, ठीक है। और जो STR है सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, इसका महत्व बात करें तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो संगम पर स्थित है, कौन से, जो पूर्वी वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट है उसके संगम पर स्थित है। और इस पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट जो मतलब जो भी जानवर आपको देखने को मिलते हैं, उसके अलावा जनजातीय समुदाय की बात करें तो इरूला, तो जो हमने आज पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था इरूला का, उसके अलावा कुरुम्बा जनजाति का भी ये स्पेशल जनजातियों का ये निवासी स्थान माना जाता है, ठीक है। और अभी जो प्रवण जो संवेदन क्षेत्र है, इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अवैध निर्माण है उस पर सख्त रवैये के लिए स्टेट गवर्नमेंट से ये चीज कहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके समझ में आएंगे, और ऐसी लगातार क्लासें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।